नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 10th हिंदी स्पर्श बुक के बड़े भाई साहब चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। पूरा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके एक एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न का उत्तर अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है मौखिक प्रश्न। पहले मौखिक प्रश्नों को देखेंगे, फिर लिखित प्रश्नों को। सभी प्रश्नों को बारी बारी से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी। 1 से 2 लाइनों में हमें उत्तर देना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि कथानायक को खेलने कूदने, कागज की तितलियां बनाने, उड़ाने और उछल कूद करने, चहारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूदने और फाटक पर सवार होकर उसे मोटर कार की तरह चलाने और पतंग उड़ाने इत्यादि कार्यों में रुचि थी। इतना हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे। तो लिखेंगे कि बड़े भाई साहब छोटे भाई से पहला सवाल पूछते थे, कहाँ गए थे, ठीक है। इतना आप लोग लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। तो लिखेंगे कि दूसरी बार पास होने पर छोटा भाई सोचने लगा कि वह पढ़े या ना पढ़े पास हो ही जाएगा, क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी है। इसलिए बड़े भाई की डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता था वह भी बंद कर दिया। इतना हम लोग लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन है हमारे सामने कि बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे। तो बड़े भाई साहब छोटे भाई से 5 साल बड़े थे और वह 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। पांचवा क्वेश्चन है कि बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे। तो बड़े भाई साहब अपने दिमाग को आराम देने के लिए कापी किताबों के हाशियों पर, ठीक है ना, यानी पेजेस जो होते हैं उसके साइड में ऐसे हाशिया खींचा होता है ना, तो उसके बगल में हाशियों पर वो क्या करते थे, चित्र बनाते थे। कभी कभी एक ही शब्द या वाक्य को बार बार लिखते थे और कभी कभी बिना अर्थ के वाक्य यानी बिना मतलब की चीज़ें या फिर शेर शायरी लिखा करते थे, है ना। शायरी वगैरह या कोई मोटिवेशनल कोस्ट वगैरह या कोट्स वगैरह वो लिखा करते थे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लिखित वाले क्वेश्चन। वीडियो को लाइक शेयर आप लोग कर दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन का मैं उत्तर आपको बहुत ही आसान से आसान बताऊंगा। यहाँ पे 25 से 30 शब्दों में हमको उत्तर देना है दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। तो लिखेंगे कि छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय अपने पढ़ने लिखने, घूमने टहलने, नहाने धोने, भोजन करने इत्यादि का समय सोच समझकर निर्धारित किया, जिसमें सभी विषयों को शामिल करके रात 11 बजे तक पढ़ाई का लक्ष्य तय किया। लेकिन खेल मैदान और दोस्तों की ओर ध्यान भटकने की वजह से वह टाइम टेबल का पालन नहीं कर पाया। इतना लिखेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। तो जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई के पास पहुंचा तो वह बहुत गुस्से में थे। उन्होंने उसे बहुत डांटा फटकारा और उसे समझाया कि वह एक बार पास हो गया तो घमंड ना करे और पढ़ाई पर ध्यान दे, है ना। इतना हम लोग लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी। तो लिखेंगे बड़े भाई होने के नाते वे अपने छोटे भाई के संरक्षक भी थे, ठीक है ना। और उन्हें यह डर था कि यदि वे स्वयं गलत रास्ते पर चलेंगे तो उनके छोटे भाई पर भी बुरा असर पड़ेगा, इसलिए वह अपने मन की इच्छाओं को दबा लेते थे। इतना हम लोग लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों। तो बड़े भाई साहब छोटे भाई को मेहनत करने, पढ़ाई पर ध्यान देने और अपनी सफलता पर घमंड ना करने की सलाह देते थे, क्योंकि एक बड़े भाई के नाते उनका ये कर्तव्य था कि छोटे भाई को सही दिशा एवं मार्गदर्शन प्रदान करें। इतना हम लोग लिखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है कि छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया। तो लिखेंगे कि जब छोटा भाई पास हो गया और बड़े भाई साहब फेल हो गए तो छोटे भाई की आज़ादी बढ़ गई और वह उनके नरम स्वभाव का फ़ायदा उठाने लगा। वह उनके डर से जो कुछ पढ़ भी लेता था वह भी बंद कर दिया और उनके मना करने के बाद भी पतंगबाजी करने लगा, यानी पतंग उड़ाने जाने लगा। अब यहाँ पे खा नंबर क्वेश्चन देखिए, खा स्टार्ट होता है और बोला गया है 50 से 60 शब्दों में हमें उत्तर लिखना है, यानी दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता। अव्वल माने फर्स्ट, प्रथम आना। क्या वो कक्षा में फर्स्ट आ पाता। अपने विचार आप लोग बताइए। तो लिखेंगे कि बड़े भाई की डांट फटकार ना मिलने पर शायद छोटा भाई कक्षा में प्रथम नहीं आ पाता,
क्योंकि डांट फटकार से उसे अपनी गलती का एहसास होता था और वह पढ़ाई पर ध्यान देता था। बिना प्रेरणा और सही दिशा के उसको मन लगाकर पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता। ठीक है, इसलिए डांट फटकार भी जरूरी थी। इतना हम लोग लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? यानी लेखक ने ऐसी कौन सी चीज़ें, यानी शिक्षा प्रणाली का मजाक कैसे उन्होंने उड़ाया है कि आज की शिक्षा प्रणाली जो है वो छात्रों पर दबाव ज़्यादा बना रही है, उनको जो है अच्छी चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही हैं। मतलब क्या क्या चीज़ें उन्होंने गलत बताया है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में, आधुनिक शिक्षा प्रणाली का मजाक उन्होंने किस तरीके से उड़ाया है। हम लिखेंगे कि लेखक समूची शिक्षा प्रणाली पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि छात्रों को बिना समझे बूझे तथ्यों को याद करने के लिए मजबूर किया जाता है, यानी फैक्ट रटने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही बच्चों की समझ एवं योग्यता को महत्व न दे करके, उनको कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं, उनके अंदर क्वालिटीज़ क्या हैं, इसको महत्व न दे करके अंकों को महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, लिखेंगे कि अंकों को महत्व दिया जा रहा है। मातृभाषा हिंदी को महत्व न दे करके अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। अब पूछा गया है कि क्या आप लेखक से सहमत हैं, तो हम लिखेंगे कि हाँ भाई बिल्कुल, मैं लेखक की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि आज की शिक्षा केवल परीक्षा पास करने तक सीमित रह गई है। जीवन में ज्ञान का सही उपयोग कैसे हो यह बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता, केवल उतना रटवा दिया जाता है जितना पढ़ के बच्चा पास हो जाए, बस। तीसरा क्वेश्चन है कि बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? तो लिखेंगे कि बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ केवल किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि वास्तविक जीवन के अनुभवों से आती है। उनका मानना है कि उम्र और अनुभव किताबी ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इतना हम लोग लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन है भाई कि छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा यानी विश्वास क्यों उत्पन्न हुआ? तो लिखेंगे कि छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई क्योंकि उसे एहसास हो गया कि बड़े भाई जो कुछ भी समझा रहे हैं, जो कुछ भी मुझे सिखा रहे हैं, मेरे भले के लिए ही है। साथ ही वो मुझसे उम्र में भी ज़्यादा हैं, अतः ज़िंदगी का जितना अनुभव उन्हें है उतना मुझे नहीं है। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है कि बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए, यानी बड़े भाई के नेचर की क्या विशेषताएं थी, उनका स्वभाव कैसा था, लिखिए। तो लिखेंगे कि बड़े भाई साहब जो थे वो अनुशासन प्रिय थे, मेहनती थे और जिम्मेदार स्वभाव के थे। वे पढ़ाई को बहुत गंभीरता से लेते थे और हमेशा छोटे भाई को मेहनत और ईमानदारी से पढ़ने की सलाह देते थे। उनका स्वभाव थोड़ा कठोर और उपदेश देने वाला था, लेकिन वे हमेशा छोटे भाई के भले की सोचते थे। इतना हम लोग लिखेंगे। छठवां क्वेश्चन है कि बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? तो लिखेंगे कि बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को किताबी ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा है, क्योंकि उनका मानना था कि जीवन के अनुभवों से ही हमें सही और गलत, उचित और अनुचित का ज्ञान होता है। जो चीज़ हम जीवन में फील करते हैं तभी हमें पता चलता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है ना। ये सब चीज़ें हमें किताबी ज्ञान से प्राप्त नहीं होती हैं। इतना हम लोग लिखेंगे। सातवां क्वेश्चन है कि बताइए पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि, यानी पाठ के किन लाइनों से, किन बातों से ऐसा पता चलता है कि छोटा भाई अपने बड़े भाई साहब का सम्मान करता है? तो लिखेंगे कि जब बड़े भाई साहब छोटे भाई को डांटते हैं तो वह उनकी डांट सुनकर चुपचाप उनकी बातें मानता है और उनसे कभी बात नहीं लड़ाता। इससे स्पष्ट होता है कि वह बड़े भाई साहब का सम्मान करता है। इतना हम लोग लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किन अंशों से पता चलता है कि भाई साहब को ज़िंदगी का अच्छा अनुभव है, यानी बड़े भाई साहब को ज़िंदगी का अच्छा अनुभव है, कैसे पता चलता है? तो लिखेंगे कि भाई साहब को ज़िंदगी का अच्छा अनुभव है यह उस समय पता चलता है जब वे छोटे भाई को सही और गलत का फ़र्क समझाते हैं और उसे मेहनत, ईमानदारी तथा अनुशासन की सलाह देते हैं। इतना लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि बड़े भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है, अर्थात बड़े भाई साहब भी एक बच्चे की तरह का व्यवहार करते हैं, उनके अंदर भी बचपन है। तो लिखेंगे कि बड़े भाई साहब उड़ती हुई पतंग की डोर को पकड़ करके हॉस्टल की ओर दौड़े। इससे स्पष्ट होता है कि उनके भीतर भी बच्चों जैसे गुण हैं, बस वो उनको दबा लेते हैं। ठीक है। घ नंबर क्वेश्चन है कि पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं, यानी बड़े भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं, कहाँ से पता चलता है? तो बड़े भाई साहब छोटे भाई की हर एक गलती पर उसे समझाते हैं और पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वह छोटे भाई का भला चाहते हैं। इतना हम लोग लिखेंगे। अब निम्नलिखित के हमें आशय स्पष्ट करना है दोस्तों। ठीक है, ये इस बार नए क्वेश्चन आपके सिलेबस में ऐड हुए हैं। ठीक है, इनको अच्छे से देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। हमें आशय बताना है कि इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं है,
असल चीज़ है बुद्धि का विकास। इसका आशय क्या है? तो लिखेंगे कि इस कथन का आशय है कि केवल परीक्षा पास करना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। इम्तिहान माने परीक्षा, एग्जाम, ठीक है। केवल परीक्षा पास करना बड़ी बात नहीं है। असली बात यह है कि हमारी बुद्धि और समझदारी का विकास होना चाहिए ताकि हम जीवन में सही फैसले ले सकें और सफल हो सकें, ठीक है। इतना लिखेंगे। दूसरा है, हमें इसका भी आशय बताना है कि फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर सकता था। अर्थात बड़े भाई के इतना डांटने पर भी छोटा भाई खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर सका, अर्थात खेल कूद को नहीं छोड़ सका। कैसे नहीं छोड़ सका? जैसे मौत और विपत्ति के बीच में व्यक्ति जानता है कि एक दिन उसकी मृत्यु भी होगी, उसके जीवन में अनेकों समस्याएं भी आती हैं, लेकिन फिर भी आदमी क्या करता है? अपने परिवार के मोह और माया के बंधन में जकड़ा रह जाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार छोटा भाई जो है बड़े भाई की डांट खा करके भी अपने खेलने कूदने का काम बंद नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उसकी आदत बन चुकी थी और वो उसको छोड़ नहीं सकता था। तो लिखेंगे कि इस वाक्य का मतलब है कि जैसे इंसान मुश्किलों के बीच भी मोह माया में फंसा रहता है, वैसे ही छोटा भाई डांट खाने के बाद भी खेल कूद को छोड़ नहीं पाता। यह दिखाता है कि आदतें और पसंदें जो हैं छोड़ना आसान नहीं होता है। आदतें जो हैं वो जल्दी नहीं छूटती हैं, जनरली हमें ये पता चलता है। तीसरा है कि बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बनेगा, इसका आशय बताना है। तो बुनियाद माने नींव, जड़। अगर किसी चीज़ की जड़ ही मजबूत नहीं होगी तो घर कैसे मजबूत बनेगा, है ना। तो हम लिखेंगे कि इस कथन का आशय है कि जिस प्रकार मकान की मजबूती उसकी नींव यानी जड़ पर निर्भर करती है, वैसे ही जीवन में सफलता के लिए हमारी शुरुआत यानी ज्ञान, यानी कि जीवन में हम सफल तभी होंगे जब हम शुरू से ही ज्ञान, शिक्षा और मूल सिद्धांतों को फॉलो करते हुए चलेंगे। यानी वैसे ही हम जीवन में हमारी सफलता जो है हमारी शुरुआत और हमारे ज्ञान, शिक्षा और मूल सिद्धांतों का मजबूत होना जरूरी है जीवन में सफलता पाने के लिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। तो यहाँ पर लिखा गया है कि आंखें आसमान की ओर थी, अर्थात छोटे भाई की आंखें जो है वो आसमान की ओर, ऊपर की ओर थी, और उसका मन जो है उस आकाशगामी पथिक की ओर था, अर्थात आकाश में चल रही उस पतंग की ओर था। जो पतंग क्या थी? मंद गति से अर्थात धीमी गति से झूमती हुई पतन की ओर अर्थात नीचे की ओर चली आ रही थी, और छोटे भाई का ध्यान उसी पतंग के ऊपर लग रहा था, ठीक है, लगा हुआ था। और लेखक कहते हैं कि उस समय ऐसा लग रहा था, उस पतंग को देख करके उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई आत्मा जो है वो स्वर्ग से निकल करके विरक्त मन से अर्थात वैराग्य लिए हुए कोई नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो, ठीक है। तो हम इसका आशय लिखेंगे कि इस कथन का आशय यह है कि लेखक की आंखें आसमान की ओर थीं, लेकिन उसका मन एक ऐसी पतंग की ओर था जो आकाश से धीरे धीरे नीचे उतर रही थी, ठीक है। यह पतंग लेखक को किसी आत्मा के समान लग रही थी जो स्वर्ग से निकल करके सांसारिक जीवन में प्रवेश कर रही हो नए अनुभवों को ग्रहण करने के लिए। इतना हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हाँ, इसका पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जा करके आप उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी।